नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का। किसान संगठनों की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आज महापंचायत बुलाई गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, फिर भी जंतर मंतर पर किसान एकजुट हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने इस महापंचायत में लखीमपुर खीरी के तुकुनिया कांड के पीड़ित किसान परिवारों को न्याय दिलाने, जेलों में बंद किसानों की रिहाई करवाने, एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर मंथन किया। अब सवाल ये उठता है कि किसानों का इस तरह से फिर से दिल्ली की ओर कूच करना कहीं ये बड़े आंदोलन की आहट तो नहीं है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। दिल्ली की सरहदों पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से ज्यादा चला किसान आंदोलन बेशक खत्म हो चुका हो, बेशक किसान अपने खेतों में लौट आए हैं और अपनी जिंदगी को पहले की तरह गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से दिल्ली में किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि किसान संगठन दिल्ली में फिर से आंदोलन की तैयारी में है। इसी कड़ी में किसान संगठनों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी, बावजूद इसके किसान संगठन इसके आयोजन पर अड़े रहे। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो उनसे वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच किया है। और जो पहले किसान आंदोलन हुआ था उसमें ना कई वादे किए थे सरकार ने, वो कोई भी वादा भी पूरा नहीं हो रहा था। एमएसपी का जो कानून बनाना वो कानून नहीं बना, इसके लिए हम इस वजह से दवा जाना पड़ रहा है। सरकार के साथ टेबल के ऊपर जो समझौता हुआ था और जिन समझौतों से सरकार मुकर रही है, चाहे वो लखीमपुर खीरी एक सांसद के बेटे को सजा दिलवाने की बात हो या फिर बात हो एमएसपी का गारंटी कानून के लिए जो कमेटी बनाई जानी थी, किस तरीके से उस कमेटी के अंदर उन किसान संगठनों को शामिल किया गया जो हमेशा से किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं रहे, हमेशा विपक्ष में रहे हैं। और तीसरा हमारा जो मेन मकसद है कि किस तरीके से इन केसों को वापस करवाया जाए और केसों के साथ साथ किस तरीके से जो समझौते हमारे सरकार के साथ हुए थे उनको लागू करवाया जाए। WTO के ऊपर भी किस तरीके से भारत जिस तरीके से उसके अंदर शामिल है, जिन समझौतों के साथ शामिल है, किस तरीके से उसको बाहर लेकर के आए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर रणनीति बनाई जाएगी और पंचायत में फैसला लिया जाएगा। बीते शनिवार और रविवार की बात करें तो किसानों के कुछ समूहों ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जंतर मंतर पर जा रहे भाजपा नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थकों को भी गाजीपुर बॉर्डर पार करते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करीब 2 घंटे हिरासत में रखने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश की सीमा में उन्हें छोड़ दिया गया। किसानों की मांग है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के पीड़ित किसान परिवारों को न्याय दिलाया जाए, जेलों में बंद किसानों की रिहाई कराई जाए। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर एमएसपी गारंटी कानून बनाना, भारत के सभी किसानों की कर्ज माफी, 2022 बिजली बिल रद्द करना, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि का तुरंत भुगतान करना, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा भुगतान और अग्निपथ योजना समेत कई मांगे महापंचायत के मुद्दों में शामिल थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इनेलो की तरफ से अर्जुन सुढेल जी जुड़ गए हैं, जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव भाकियू ललित त्यागी जी हमारे साथ हैं। और भी जो मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे अब से कुछ ही देर के बाद, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ललित जी आपके पास आते हुए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ वादा खिलाफी हुई है? सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ और उसके बाद मजबूरन एक बार फिर से आपको सड़क पर उतरना पड़ा है। और क्या ये माने कि एक बार फिर से आम लोगों को भी तैयार रहना होगा उस समस्या का सामना करने के लिए जो पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त तक हम सब ने किया था? धन्यवाद अमित जी। प्रधानमंत्री जी ने ये 3 कृषि कानून वापसी की घोषणा की थी
उसी समय कुछ जो है वादा भी किया गया था कि जैसे एमएसपी पे एक कमेटी बना देंगे, जो 700 प्लस किसान जो है दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर जो शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान, उनको उचित मुआवजा राशि दे देंगे। दूसरा सर, जो बिजली बिल 2020 था उसको भी वापसी करने की बात थी वो, तो ये और दूसरा एक चौथा एक मुद्दा और था बहुत बड़ा, वादा खिलाफी इसमें किया है किसानों के साथ में सरकार ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, अपने एक कमेटी बनाई जिसमें कमेटी में जो लोगों को रखा गया है वे वो लोग रखे गए हैं जो पिछले 1.5 साल चले आंदोलन के अंदर तो किसानों को, आंदोलन करने वाले किसानों को गाली देते रहे थे, उन किसानों को इसमें रखा गया। और कमेटी में धोखे से इसमें उनके 9 मेंबर हैं, 18 लोग इस कमेटी में ऐसे 9 मेंबर हैं जो किसानों के आंदोलन के हमेशा खिलाफ रहे, पूरे 1.5 साल उनको गाली देते रहे, उनको आतंकवादी, अलगाववादी, क्या क्या कुछ कहते रहे। वो लोग इस कमेटी में रखे गए और छोड़ा गया, केवल 3 सीटें खाली छोड़ी गई है, रिक्त छोड़ी गई है कि 3 वो लोग आ जाए आपके इस कमेटी के अंदर में, तो हम इस पे अब चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इस कमेटी को हम लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अभी भी टैनी मिश्रा को जो है कैबिनेट के अंदर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा हुआ है, ताकि उनके ऊपर में मर्डर का केस है, उनके बच्चे के ऊपर में केस दायर हुआ है, उनका अभी भी, उनको भी हम चाहते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। और अन्यथा ये जो है किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर पहले की तरह धीरे धीरे कूच करना शुरू करेगा। और ये आंदोलन आज की डेट में किसान समझ चुका है सर, ये आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन, कोई लीडरशिप किसी की लीडरशिप में नहीं है, किसान ही समझ चुका आज की डेट में सरकार की चाल को, और किसान खुद आगे बढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लेगा। पहले से बड़ा एक आंदोलन खड़ा होगा जल्दी ही। इस पर पूरे देश में चर्चा करने के बाद में अभी में जो है एक मीटिंग जल्दी बुलाई जा रही है, सभी संगठन एकजुट होकर पहले से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हम लोग। धीरे धीरे उसी की शुरुआत है जंतर मंतर से हो चुकी है। सभी लोग, हम लोग सरकार के दबाव में आने वाले नहीं। ठीक है, लेकिन ललित जी भाई, बातचीत के जरिए भी तो समाधान निकाला जा सकता है। आपको लगता है कि फिर से ऐसे हालात पैदा करना जरूरी हो गया है क्या? बातचीत आप करिए, केंद्र सरकार से आपकी लड़ाई है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी कुछ मांगे हैं, सरकार उस पर विचार कर रही है, कमेटी बाकायदा एमएसपी पर कानून की गारंटी, हालांकि एक सबसे बड़ी मांग है आपकी, लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी पर कानून की गारंटी देना संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि आपकी मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आम लोगों को परेशानी में डालना ये उचित है क्या? क्योंकि एक बार फिर से हम देख रहे हैं, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, या बाकी वो बॉर्डर जहां पर हमने देखा पिछले 1 साल से ज्यादा तक ये आंदोलन चला और किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी आपने दिल्ली कूच किया, लेकिन आज भी लोग कितने परेशान रहे, किस तरीके से रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही थी, लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक दफ्तर अपने लेट पहुंचे। तो ये अवस्था फैलाना ये ठीक है क्या? नहीं सर, अवस्था हम नहीं फैला रहे, ये हमारे लोगों को रास्ते में रोक रोक के अवस्था फैलाने का काम सरकार पुलिस के द्वारा करवा रही है। जो किसान शांति के साथ में जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं, उनको बीच रास्ते में रोक रोक के जो है परेशान किया जा रहा है। तो वहां पे जब आप पुलिस बीच में रोकेगी तो रास्ता जाम हो जा रहा है। किसान कोई भी रास्ता जाम नहीं कर रहा है, किसान शांति के साथ जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जुड़ गए, इसके साथ ही राकेश गर्ग जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सत्यव्रत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? जो 1 साल से ज्यादा वक्त तक हमने देखा, वो हम सबके सामने वो मंजर हम अभी भी नहीं भूलें, किस तरीके से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा, क्या कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, हालात फिर से ऐसे बन रहे हैं। तैयार है सरकार आपकी उससे निपटने के लिए? देखिए अमित जी, इस सारी स्थिति को सारा देश ने, सारी दुनिया ने देखा, समझा और जाना। और उस आंदोलन के बाद जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसके बाद इस आंदोलन में जो
लोग जुड़े हुए थे राजनीतिक पार्टियों के, या कुछ लोगों ने उस आंदोलन के बाद अपने चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। जनता ने उनको अपना आईना दिखाया और उनकी रणनीति स्पष्ट आई। योगेंद्र यादव जी को ये कहते सबने सुना कि हम तो पिच तैयार करने वाले थे, बैटिंग तो भाई इनको अखिलेश जी को चला करनी थी। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये जो भाजपा के विरोध राजनीति करने वाले राजनीतिक ताकतें हैं और उनको यदि कहीं कोई जगह नहीं मिल पा रही आज, तो वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चल रहे हैं। ये बात मैं नहीं, पिछले सारे वातावरण के बीच ये देखा और समझा गया। अभी मैं समझ नहीं पाया था कौन बोल रहे थे पहले प्रवक्ता के रूप में जिनका विषय रखा कि इस बार किसान स्वयं तैयार हो गया है। तो उनका बयान ये साबित करता है कि पहले किसान नहीं थे, अब किसान आ गए। तो किसान आ गए तो आप कौन लोग हैं साहब, और किस हैसियत से आप चुनाव के लिए आए हैं? किसान के रूप में आ रहे हैं, किसान के हितैषी के रूप में आ रहे हैं, किसानों को अपनी आजीविका का धंधा बनाकर काम करने वाले लोग हैं। आपने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके अंदर जो किसानों की मूलभूत समस्याएं सरकार उससे अवगत है और अपने संसाधन और अपने योग्यता के आधार पर, समय के आधार पर सरकार किसानों के लिए जो संभव हो पा रहा वो किया जा रहा है। और ये पर्याप्त नहीं है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन पर्याप्ति के लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता है। देश ने अभी 2 साल तक कोरोना की महामारी को झेला है, बड़ी मुश्किल से उससे उभर कर अब समाज और देश और लोग इस धरने पर आए हैं कि कुछ अब देश के गरीब किसान मजदूर के लिए हो। और यदि आप फिर इस प्रकार की बाधाओं को खड़ा करेंगे तो न केवल किसानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं आपके ऊपर उनकी वादाखिलाफी का आरोप लग रहा चमकेगी है और कितने ही लोगों को रोजगार छीने आपकी सरकार के ऊपर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं किसान। उनका ये कहना है कि वादा तो किया गया लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं को समाधान नहीं हुआ। आपने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया है, लेकिन उस कमेटी के अंदर आपने ऐसे किसानों को रखा है, कम से कम 9 से 10 लोग उसमें ऐसे हैं जो इन बिलों का समर्थन कर रहे थे और यही उनकी बड़ी आपत्ति है। देखिए, किस बिलों का समर्थन करना या आंदोलन को गलत बताना, उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं। उनके पूर्व समय में किए हुए किसान और किसानी के लिए उनके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यदि आपको ये लगता कि हम उसमें हिस्सेदार नहीं है, तो आपको स्वयं पता है कि 3 जगह अभी भी खाली हैं और वो किसान के उन लोगों के लिए है जो आंदोलन के अंदर शामिल थे। तो उन सबको अपने केवल आप ही कानून बना देंगे और आपके कानून को देश मान लेगा, ये भी कितना व्यवहारिक है ये सब लोग जनता तय करेगी। क्योंकि कानून बनाने के लिए देश ने संसद के सदस्यों को चुना है और समितियां उन सांसदों को अपनी रिपोर्ट देकर वो संसद में बैठकर बिल बनाए, ये देश का संविधान कहता है। तो आपकी यदि कोई जायज बात वहां रखने वाला ही नहीं होगा तो आपका सुनेगा क्यों? फिर आप वहां रखकर आप माइनॉरिटी में है, वो मेजोरिटी में है, ऐसा कहकर किसी की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लॉजिकली यदि कोई बात एक व्यक्ति भी कहता है तो उसकी भी सुनी जाती है। आप लोग तो 3 और फिर ये जरूरी नहीं है कि वो जो समूह बैठेगा उनको आप अपना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो कोई विदेशी नहीं है, वो कोई विद्रोही नहीं है। वो आप सबके साथ के काम करने वाले किसी न किसी रूप में किसान और किसानी के लिए काम करने वाले लोग हैं। उनके साथ बैठकर अपने मत को क्यों नहीं हम अपने सबके मत को बना लेंगे। इसलिए उनको पहली बात यह है के अंदर जो आमंत्रित लोग हैं उनको बुलाना चाहिए और उनको एक बात शुरू करनी चाहिए। यदि आपकी बात को वहां सब लोग समझेंगे ही, बात मानेंगे, तो फिर संख्या का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है सदरत जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन ठीक है भाई, अगर बातचीत की आप बात करें तो बातचीत के लिए तो न्योता आप ही को देना पड़ेगा ना। आपको बोलना पड़ेगा कि आप आइए, टेबल पर आइए, बैठकर बातचीत करते हैं, बातचीत के जरिए इसका रास्ता निकालते हैं। लेकिन हाँ, और आखिरी बातचीत किसान संगठनों के सरकार के बीच में कब हुई है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ ठीक है सदरत जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, एक बार फिर से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नेताओं से संयुक्त किसान मोर्चे को अमित जी किसान संयुक्त किसान मोर्चे को नाम देने के लिए कहा है ना, वो देना ना, भेजे ना। लेकिन वहां राजनीति चमक रही है, कौन जाए कौन नहीं जाए।
इनको सबको अपना ही एक आयोग चाहिए। ठीक है सर। तो फिर वो आयोग बना ले और अपनी रिपोर्ट दे सरकार को जनता के बीच में। राकेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? राकेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? गर्ग साहब आवाज आ रही है क्या? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है राकेश जी। और सवाल मेरा आपसे यह है कि जब किसानों के लिए सरकार इतना सब कुछ कर रही है, सत्यव्रत जी बता भी रहे हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है और क्या अब कर रही है, और किस तरीके से इन किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है, उसके बावजूद भी एक बार फिर से पहले वाला माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? अमित भाई, अभी जब आज से एक सप्ताह पूर्व 15 अगस्त के ऊपर लाल किले की प्राचीर से जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और हरियाणा की सरकार उन सारे नारों की पोल खोल देती है। सबसे पहले तो जय जवान, अग्निपथ योजना को लाकर जवान का भविष्य, जवानों की संख्या और उनका कैरियर यह सरकार तबाह करने के ऊपर तुली हुई है। दूसरा नारा दिया जय किसान। जय किसान के बारे में यह सरकार कितनी संवेदनशील और कितनी चिंतित है उसका पता तो पिछली बार बॉर्डरों के ऊपर ही लग गया था, जब 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। 11 महीने से जाकर ज्यादा समय तक रहकर सरकार की ज्यादतियां सही, कुदरत की ज्यादतियां सही, सर्दी गर्मी बरसात बर्दाश्त किए, अपने ऊपर खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या विशेषण सरकार और उनके मंत्रियों ने दिए, सारे अत्याचार से, लेकिन सरकार को झुकाकर उन्होंने प्रण लिया। अब जय अनुसंधान और जय विज्ञान की जो धजिया है वो हरियाणा सरकार उड़ा रही है कि सरकारी स्कूलों के अंदर से विज्ञान और गणित के जो संकाय हैं उनको खत्म किया जा रहा है। ये प्रदेश के अंदर पहली बार हो रहा है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो आज का विषय है अमित भाई, किसान आंदोलन, मैं आपको एक बात बताइए, ये किसान किस मांग के लिए वहां बैठे हुए हैं? कोई नई मांग लेकर आए हैं? जब 11 महीने ये लोग दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, और जब ये उठकर गए, किसके आश्वासन पर उठकर गए थे? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का बयान दिया था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, हम आपको समझाने में असफल रहे हैं, आपकी मांगों को माना जाएगा। और वो मांग जो थी, मैं उन मांगों को भी बोल देता हूं। उन मांगों के अंदर क्या था? 3 कृषि कानून जो निरस्त कर दिए गए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों की राज्य खरीद जिसको कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे और उत्पादन में कम से कम 50% अधिक एमएसपी दी जाए, बिजली अध्यादेश 2022 निरस्त किया जाए, किसान नेताओं के विरुद्ध सभी मामले वापस लिए जाए, कृषि आयोग के लिए डीजल की कीमतों में 50% की कटौती की जाए, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, जेलों में जो किसान भाई बंद हैं और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाए, जो 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए उनको मुआवजा दिया जाए, और लखीमपुर खेरी के अंदर आशीष मिश्रा को और उनके जो पिताजी केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए। यही मांगे थी, आज भी वही मांगे हैं। अब सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि जो किसान के आंदोलन के समय जब आंदोलन खत्म करवाया गया, वो जो मांगे सरकार के बीच में और किसानों के बीच में सहमति बनी थी, उन मांगों का क्या हुआ? अरे भाई, इतना लंबे समय बीत जाने के पश्चात भी अगर आप उन मांगों को पूरी नहीं करोगे, आप बताइए इस देश का अन्नदाता कहां जाए, क्या करे? उसके पास अपनी मांग मनवाने के अलावा, प्रदर्शन करने के अलावा, धरने देने के अलावा, सत्याग्रह करने के अलावा इस सरकार ने चारा क्या छोड़ा? मैं अब दूसरी बात अमित जी और बता दूं आपको, खेती के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो डीजल, खाद, उर्वरक, कीटनाशक है, इनकी जो रेट है वो पिछले साल के अंदर 20 से 30% बढ़ गए हैं। एनपी उर्वरक की जो 50 किलो की बेरी 265 से लेकर 275 रुपए बढ़ गई है। चमकाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौका और मिल गया है। एक मौका और आपको मिला है जहां आप अच्छे से अपनी राजनीति को चमका सकते हैं, और इस बात को सत्यव्रत जी भी कह रहे हैं। अमित भाई, आप
ये मुझे एक बात बताइए, जी, किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किसान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही है, और क्यों ना करें हम इस देश के जवानों का समर्थन क्यों ना करें, हम किसानों का समर्थन क्यों ना करें। ये आतताई सरकार, ये क्रूर सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उनके समर्थन में खड़ा होगी। अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी अगर कांग्रेस पार्टी दे देती ना अपने समय में, तो हो सकता है इनको आंदोलन करना ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए बराबर के जिम्मेदार आप भी हैं। अगर इसके लिए एनडीए जिम्मेदार है तो यूपी भी इसके लिए जिम्मेदार है। आता हूं मैं आपके पास। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाजपा सरकार ये कहे क्योंकि हमने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने आजादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए हम भारत में नहीं रहेंगे। राकेश जी, आप क्या बात करें, 8 साल से इनकी सरकार है, इनकी जवाब ठीक है, मैं लौटूंगा सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। अर्जुन जी भाई, किसानों को लेकर खेती को लेकर तो राजनीति इनेलो पार्टी जमकर कर रही है, हमने देखा है। अभय सिंह चौटाला ने तो इस्तीफा तक दे दिया था किसानों के समर्थन में, अच्छे से याद है हमें। और एक बार फिर से अब किसान मैदान में आ गए, दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि या तो सरकार हमारी बात सुने, नहीं सुनेगी तो पक्के मोर्चे लगाएंगे पहले की तरह। देखिए अमित जी, आप कह रहे हो कि इनेलो राजनीति कर रही है, इस्तीफा देना कोई राजनीति नहीं होता। ये जितने लोग बैठे हैं, जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हैं और लोग बैठे हैं, कोई एक पीएम से भी इस्तीफा दिलाकर देकर देखे। गर्ग साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस की, अगर मैं बातें लेकिन करूं, अर्जुन जी उस इस्तीफे का कोई फायदा नहीं हुआ। वो इस्तीफा इसलिए दिया गया था ताकि फायदा किसानों की हुआ, समस्या का समाधान हो। किसानों की समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ। किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी समस्या 10 की 10 बनी हुई है। फिर इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़ लिया, फिर जीत गया, फायदा क्या हुआ? विधायक पहले भी थे, विधायक आज भी हैं। किसान तो आज भी वहीं खड़े ना जहाँ पहले थे। राज्यसभा चुनाव में उसी भाजपा सरकार के समर्थन में खड़े हो गए। राकेश जी आप बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ बोलिए अर्जुन जी, बोलिए। आप कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, बोलिए आप। बस मुझे काउंटर सवाल करना था, मैं कर दिया, बोलिए। देखिए कहीं ना कहीं जो कृषि कानून वापस हुए हैं, उनके पीछे की सोच वापस नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ कानून वापस हुए हैं। जब राज्यसभा में वापसी बिल, कानून वापसी का बिल पेश किया जा रहा था, तब कोई चर्चा नहीं की गई, ताकि अगर वो चर्चा होती तो देश के किसानों को पता चलता कि ये किस तरह से वापस हो रहे हैं। और दूसरी बात, मैं बात करूं, वो गर्ग साहब बड़ी जोर जोर से बातें कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये समस्याएं थी। जब आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस के नेता अपने घर में छुपे बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ अखबार की सुर्खियां बनने का काम कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला जी एक अकेले नेता थे पूरे देश में जिन्होंने किसानों के बॉर्डर पर जाकर इस्तीफा सौंपने का काम किया। किसानों ने कहा कि इस्तीफा देना है, जो जिसे हमारे साथ खड़ा होना हो। अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा देने का काम किया, और वो राजनीति नहीं है अमित जी, राजनीति नहीं क्या, उसी इस्तीफे से आंदोलन, अगर राकेश टिकैत के 800 के बाद आंदोलन को बल मिला तो वो अभय सिंह चौटाला जी का इस्तीफा था। कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद पूरे देश में एक बात की कि भाई इस्तीफा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने घरों में छुपे बैठे रहे और कुछ भी किसान के हक में नहीं हुआ। न किसी बॉर्डर पर कोई फोटो दिखाई इनकी कि वहां बॉर्डर पर गए। और मैं उसके बाद की बात करता हूँ, किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई है। जब कानून वापस हो रहे थे तो उस टाइम पे ये शर्तें रखी गई थी कि एमएसपी का कानून बने, अपना जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए वो वापिस हो, किसानों को मुआवजा मिले। लेकिन अब तक सरकार, मैं पहले ही कह चुका कि सरकार की सोच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानून वापस हुए, कानून बनाने की सोच वापस नहीं हुई। ठीक है अर्जुन जी, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन ललित जी आपकी मंशा पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं सतव्रत जी, क्योंकि आप किसानों की बात करते हैं, आप खेती की बात करते हैं, लेकिन किसानों की बात करते करते आप अग्निपथ योजना पर चले जाते हैं, आप बेरोजगारी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, आप महंगाई को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, और इसीलिए आपके मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई एसकेएम चाहता है तो चाहता क्या है। यानी कि आप वो ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई बैक है आपके पीछे, कोई बैक है। बैक से मतलब कि राजनीतिक प्रोत्साहन आपको मिल रहा है, और इसी वजह से आप मैदान में आ जाते हैं। और ये जो मुद्दे मैंने जितने भी गिनाए, इनका किसानों से क्या लेना देना, बताइए आप कैसे लेना देना है? ये बताइए, जो अग्नि योजना जो है उसके अंदर में जो युवा बच्चे जाएंगे वो किनके जाएंगे? किसानों के जाएंगे, किसके जाएंगे? पहले तो ये बताइए। किसानों के अगर बच्चे जाएंगे तो किसान ही उनकी लड़ाई लड़ेंगे।
जब कोई राजनीतिक पार्टी का कोई सांसद, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद अपनी सारी पेंशन लेता है, 8-8 पेंशन ले रहे हैं लोग, तो जो आज के डेट में रक्षा मंत्री जी हैं वो 8 पेंशन ले रहे हैं, लगभग 20 लाख के करीब पेंशन आ रही है। और ये जो किसानों के बच्चे हैं इनको 4 साल में आप ट्रेनिंग देके बेरोजगार करने का काम कर रहे हो, तो उनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? बच्चे तो वो हमारे हैं, लड़ाई क्या कोई बाहर से ऊपर से कोई लड़ने के लिए आएगा, या सरकार उनकी लड़ाई क्यों लड़ेगा? सरकार तो दरअसल में ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये हमारे बच्चों को बेरोजगार करके एक जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए एक मतलब ट्रेनिंग शुदा गवर्नमेंट के पैसे से ट्रेनिंग देने के बाद में युवाओं को उनको गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए लड़ाई एसकेएम ही तो लड़े। एसकेएम के बच्चे, ये किसानों के बच्चे हैं, जब हम लोगों के परिवार से आते हैं तो इनकी लड़ाई हम ही लड़ेंगे। इसमें हम सरकार आपके मीडिया के द्वारा जी और नेताओं के द्वारा बरगलाने का काम ना करें। हम लोग अब सब समझ चुके हैं सरकार की चाल को। जितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे किए थे, 8 अब क्या महीने हो गए, नवंबर से नवंबर आने वाला, 2 महीने के बाद 10 महीने हो गए। 10 महीने में जो ये वादे किए थे रिफिल करने के समय में कृषि कानून को, क्या उसमें से एक भी मुद्दा अभी तक कोई वापसी हुआ? ठीक है। तो ये बीजेपी के जो हमारे साथी हैं चौहान जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी नीयत साफ है सरकार की इस तरफ? अगर इनकी नीयत साफ है, ये कह रहे कि 3 सीटें खाली हैं, अरे 3 आदमी की कौन सुने? 9 आदमी एक तरफ चिल्लाने वाले लोग हैं कि नहीं 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 ऐसा, फिर बाद में कह दो कि बहुमत के आधार पे इस पे तो हमने फैसला कर दिया। अरे अगर आपको ये करना है तो बराबर एक्वल कर दीजिए, आइए मैदान में, देखते हैं हम भी। ठीक है ललित जी, आता हूं मैं आपके पास। लेकिन सतव्रत जी, जब भी इस तरीके का कोई आंदोलन होता है तो आप ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग हैं, इसके पीछे कांग्रेस है, इसके पीछे इनेलो है, इसके पीछे कोई और पार्टी है, तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लेकर के आप पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बार फिर से एक बड़ा संकट आ रहा है। आप संकट में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर अगर एक बार फिर से दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया जाएगा किसानों की ओर से, तो दिक्कतें आम लोगों को होंगी। आप दोनों के बीच की लड़ाई में वो आम लोग, वो आम इंसान पिसता है जिसको अपने दफ्तर जाना है, जिसके बच्चों को अपने स्कूल जाना है, जिसको किसी और काम से कहीं और जाना है, तो वो किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये बखूबी हम जानते हैं सर। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि सरकार इससे कैसे निपटेगी, इसकी कोई कार्य योजना आपने तैयार की है? देखिए 2 बातें हैं जी। एक तो राजनीतिक पार्टियों का पल्ला, नाम लेके पल्ला झाड़ने का ये कोई मौखिक चीज नहीं है जी। आपने इन लोगों को, कांग्रेस को समर्थन देते, समर्थन की भागी भरते हुए देखा और सुना और आज भी है कि हम उसके पीछे हैं। लेकिन सतव्रत जी ये तो देखिए तो जब आप विपक्ष में थे, सतव्रत जी एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए सर, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं सर, जब आप विपक्ष में थे तो कोई भी अगर ऐसा मुद्दा आता था तो आप भी उसका समर्थन करते थे, चाहे वो किसानों का हो, नौजवानों का हो, किसी और का हो। तो विपक्ष का अपना काम कर रहा है, उसका काम है, वो तो यही कह रहा है कि हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं। अगर किसानों को कोई समस्या हो रही है तो हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो ये काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो इनेलो आज कर रही है, वो काम आप भी करते थे, या आम आदमी पार्टी कर रही है, वो काम आप भी करते थे जब आप विपक्ष में थे। तो इसमें गलत क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी अगर मुद्दा हो रहा है, कोई भी अपनी आवाज को उठा रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कोई राजनीतिक ताकत है? देखिए जी, मुद्दा कोई भी होगा आखिर जनता की अदालत में सुलझ जाता है। और किसी भी प्रकार के जब राजनीतिक गतिविधि होती है या आंदोलन होता है, उसमें 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलकर देश समाज के उन बाकी सब मुद्दों को भी, जो राजनीतिक पार्टी किसी आंदोलन का समर्थन करती है तो वो अपने राजनीतिक एजेंडे में भी उसको रखती है। और जनता जब उस एजेंडे को समर्थन नहीं देती तो उनको मानना चाहिए कि हम जनता को, ये जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम समझाने में सक्षम नहीं थे, ये हमारी तपस्या में कमी थी,
तो कांग्रेस को ये बात क्यों नहीं माननी चाहिए, बाकी राजनीतिक पार्टियों को क्यों नहीं माननी चाहिए कि हम आंदोलन के पीछे जो भाव लेकर गए थे वो भाव नहीं है। इसलिए इस बात को कि राजनीतिक पार्टियों को नाम लेकर पल्ला झाड़ने का नहीं है। वस्तु स्थिति भारतीय जनता पार्टी की विश्लेषण करेगा तो उसके अंदर अराजकता, अनुशासनहीनता, दीर्घकालीन जनता को परेशान करने का कोई कारण और कोई मुद्दा नहीं होगा। आप पूरे का आपने बड़ी राजनीति टिप्पणियां भी की है और विश्लेषण भी की है, उनके दृश्यों को देखा भी है। यदि ऐसा है तो मुझे याद दिलाइए और बाकी को भी याद दिलाइए। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके समर्थन से राज्यों में जो सरकारें भाजपा की चल रही हैं, उन्होंने 2014 से लेकर बाद तक किसानों को दिया कि लिया है। हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा किसान के खातों में हरियाणा सरकार के द्वारा पैसा डाला गया। इस बात को कौन झुठलाएगा? जिस समय 2014 से पहले चाहे इनेलो की सरकार थी चाहे कांग्रेस की सरकार थी, उस समय किसानों के लिए सुविधाएं, उस समय किसानों को दी जाने वाला बीमा, उस समय किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा, उस समय किसानों के प्रति देने वाली सब्सिडी की तुलना यदि हम करके देखेंगे। अरे सुनिए आप यार, सुनिए भाई, अरे सुनिए अरे सुन लो, तुमने जो किया उसका यदि तुम्हारे लिए ठीक होता तो जनता तुम्हें स्वीकार करती कि नहीं? जनता तुम्हारे साथ आज तक भी नहीं है, तो क्यों नहीं है कि आपके समय और जैसे किसानों के लिए थी, आप ये बात बोलने के कारण से यदि बात को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो करिए, मैं शांत हूँ। आपको बोलना तो बोलिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं। और यदि आपको समय चाहिए तो बोलिए, शुरू करिए। भारतीय जनता पार्टी की मेरा समय होगा तो बता बात कर रही है। चलो उनको बोले दीजिए, बोले दीजिए। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सत्यव्रत जी पूरा करो, उसके बाद आ रहा हूँ मैं। अर्जुन जी बोलने दीजिए उनको, एक बार बोलने दीजिए। हाँ सत्यव्रत जी अपनी पूरी करिए, बात अपनी पूरी करिए जल्दी से। आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सत्यव्रत जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आता हूँ। किस लिए बंद किया दादूपुर नदी नहर को? किस लिए बंद किया? किसानों का मुआवजा देना। अमित जी मैं काफी सुन लीजिए एक एक करके सर, पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। बताइए, आपने उस नहर को बंद करने का काम किया? दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सत्यव्रत जी बोलिए। उस किसानों के मुआवजे को अब मैं बोलना शुरू कर अरे सर आप बंद हो जाएगी। अर्जुन जी सवाल उठा रहे हैं, अगर सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो ले लीजिए ना। फायदा क्या है? सवाल पूछ रहे हैं आप, जवाब मिल नहीं रहा, जवाब दे रहे हैं। सत्यव्रत जी बोलिए, सत्यव्रत जी बोलिए। मैंने इनको नहीं सुना, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि आपके माध्यम से कोई प्रश्न आएगा तो उसका मैं जवाब दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा डिबेट में आया तो सुनना पड़ेगा। हरियाणा के किसानों के खातों में सुन लीजिए ना। अरे सुनिए यार, तुम क्या अपने आप में खुदा बने हो? समय खराब हो रहा है। तुमको जनता नकार चुकी। एक मात्र आदमी विधायक बनकर तुम सबके देश को मोल लेना चाहते हो। 2 आदमी तुम्हें पूछता नहीं है, जनता ने तुम्हें नकार दिया। तुम्हारे भ्रष्टाचार में, तुम्हारे अनाचार में, व्यभिचार में, तुम्हें जेलों की शाखाओं में बैठा दिया। और तुम भी बोलने के लिए बोल रहे हो। अरे तुम छोड़ो ना, तुम्हारे नेताओं की स्थिति क्या है? कोर्टों ने तुम्हारे कहां तक पहुंचा और कहां तक बैठे तुम लोग? सालों साल तक जेलों की कोठरियों के अंदर बिता कर आने वाले लोग, जो किसान के नाम से राजनीति करने वाले लोग, एक किसान का भला नहीं किया अपने जीवन के अंदर। एक मुआवजा का पैसा जिन्होंने कितना भला किया? एक किसान को नौकरी नहीं दी उन्होंने, एक मजदूर के बारे में कभी सोचा नहीं। और तुम किसानों की कैसी बनकर राजनीति करना चाहते हो? यदि तुम्हें राजनीति चौधरी आकाश सिंह चौटाला जी पिछले वोट से अधिक वोट से जीते तो मैं मानता कि जनता का और किसान का समर्थन उनको पहले मिले वोटों से भी उनका वोट। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं, अब मुद्दे पर आते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अमित भाई हाँ राकेश जी, सबको बोलने का अवसर दीजिए। ठीक है, तुम बोलने के लिए बोलना चाहते हो, तुम बात रखने के लिए चाहते हो। आप इनको चुप कराइए, अमित जी चुप कराइए। किसान के प्रति कोई दया धर्म नहीं। ठीक है, अमित जी चुप कराइए। सार्थक चर्चा के लिए बैठे एक एक करके। राकेश जी आवाज नहीं आ रही आपको? राकेश जी आप
आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट उनको बोलिए। केवल और केवल लूट कसूट और ठीक है, सतव्रत जी आगे मुद्दे पर आ जाइए। के आधार के ऊपर सतव्रत जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर जल्दी से। सजा दी और तुमने भुगत रहे हो तुम। सर मुद्दे पर आइए सर, समय क्या खराब। बात करें मुद्दे पर आइए। मिर्ची में जब सिस्टम से बोल रहा हूँ, आप बोलने के लिए समय नहीं देते। नहीं, बिल्कुल सही बात माइक बंद करो, ठीक है। मेरा माइक बंद करो। अर्जुन जी एक मिनट, अर्जुन जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए, इस बात तो मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, आप यदि डिबेट करना चाहते हो तो एक व्यक्ति को बुलवाइए और बाकी का माइक बंद करिए। नहीं बिल्कुल सही बात। ऐसे नहीं होता कि कोई नहीं बोलता रहेगा दूसरा सुनता रहेगा। ठीक है सर, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? अब आप बोलिए, आप बोलिए। राजनीति चमकानी तो बहुत साधन है। अब बोलिए आप। इसको क्यों राजनीति का अड्डा बनाते हैं? हाँ अब बोलिए आप, सतव्रत जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, 20 सेकंड है आपके पास। देखिए अमित जी, मैंने अपनी बात फिर मैं कहता हूँ, अर्जुन जी के कारण से जो डिस्टर्बेंस हुआ, मैं बाकी सभी प्रवक्ताओं से माफी चाहता हूँ कि उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैं केवल किसान हितैषी होने की एक बात का आंकड़ा देना चाहता हूँ कि हरियाणा की सरकार ने 2014 से लेकर 2022 तक के इस कार्यकाल में 1.25 लाख करोड़ रुपया किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी निमित्त किसान के खाते में डाला है। और उसके लिए भरसक प्रयास किया है कि उसको कोरोना जैसे काल में भी घर से बाहर दूर न जाए। उनके दाने दाने के खरीदने का काम, घर के दरवाजे से खरीदने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। किसान के हित के अंदर चाहे बीमा की राशि हो, चाहे मुआवजे की राशि हो, और चाहे मिनिमम मुआवजा देने की जो राशि तय की है, वो हरियाणा सरकार की वर्तमान भाजपा सरकार से पहले कोई पार्टी नहीं कर पाई। और आगे भी मैं गारंटी देता हूं कि किसान के बारे में जितना हम चिंतित हम कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर पा रहा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन राकेश जी ये बात तो सही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की अगर हम बात कर लें तो सर सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पर कहीं फसलों को खरीदा जाता है वो हरियाणा प्रदेश है। सरकार इस बात का दावा करती है, ये सच भी है। 14 फसलों का एमएसपी पर यहाँ पर खरीदा जाता है। यहाँ की सरकार किस तरीके से तमाम तरह की योजनाएं किसानों के लिए चला रही है वो हम सब जानते हैं। केंद्र में किसान सम्मान निधि दी जा रही है सर, उसको लेकर किसान, ऐसा नहीं है, आप जमीन पर अगर जाएंगे किसानों से आप बात करेंगे तो आपको उसका असर दिखाई पड़ेगा। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसका बहुत फायदा मिला भी बीजेपी को। तो अगर आप ये कहें कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है तो ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। राकेश जी। अमित भाई अगर आप मेरी आवाज तो ये हाँ अमित भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। अमित चलिए, ये जो भाजपा सरकार है, ये जो भाजपा के प्रवक्ता अमित भाई, ये मेरी तो नहीं मानेंगे, हो सकता है आपकी बात मान ले। जब आप इनकी इतनी बातें कर रहे हो, इनको कहिए जो अभी जल भराव किसानों को खेतों के अंदर अभी तक जल खड़ा हुआ है, उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उसकी गिरदावरी करवा दी क्या? वो पानी इन्होंने खेतों से बाहर निकलवा दिया क्या? अरे भाई, किसान के खेत में पानी खड़ा रहेगा, वो कब फसल बोएगा, कब मुआवजा मिलेगा, कब वो अपना घर चलाएगा? ये तो अभी तो सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ है। अब जो हमारे ये जो इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे थे, अमित भाई 2 मिनट सुनना, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूं। इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इनके नेता ने किसानों के समर्थन में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इनके नेता ने किसानों के समर्थन में त्याग पत्र नहीं दिया था। इनके नेता ने हरियाणा के ऊपर एक चुनाव थोपने का दुस्साहस किया, हरियाणा के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव आए तो इनके नेता भाजपा के साथ जाकर खड़े हो गए थे। भाजपा के अब अर्जुन जी बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब आप बीच में मत बोलिए। अमित जी चुप कराइए इनको, धैर्य रखिए और सुनने का साहस पैदा कीजिए। इनके नेता भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए थे। तो ये भाजपा की बी और सी टीम है। ए टीम अगर जजपा है तो बी टीम इनेलो है। इनको कोई बात नहीं है भाजपा के खिलाफ करने का। अब जो सत्यव्रत शास्त्री जी जो बात कर रहे हैं, मैं कुछ आंकड़ों के साथ अमित भाई आपके सामने बात रख देता हूं। भारत के अंदर 42.6% लोग कृषि के ऊपर आधारित हैं। और अभी जो मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक जी, हमारे नहीं है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो ये कह रहे थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है क्या? मेघालय के राज्यपाल क्या कह रहे हैं कि ये सारा काम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। कौन है अडानी? एसबीआई ने अडानी के 12,770 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। 5 सालों के बैंकों के 10 लाख करोड़ ये सरकार पट्टे खाते के अंदर डाल चुकी है। 56 लाख करोड़ खर्चा था 2014 तक। 2022 आते आते ये सरकार 149 लाख करोड़ कर चुकी है। आज देश के ऊपर 2022 तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है।
अरे भाई, आप आय दुगनी नहीं कर सकते, आप पक्के घर 2022 तक नहीं बनवा पाए, आप अपना कोई वायदा पूरा नहीं करवा पाए, और आज जब किसान अपनी मांगों को लेकर खड़ा है आप उसकी अनसुनी करना चाहते हो। और अगली बात, जो अभी ये इनेलो के साथी प्रवक्ता और भाजपा के बोल रहे थे, कांग्रेस ने क्या किया, सिर्फ 30 सेकंड का समय और दे दीजिए और वो सुन लीजिए। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिन्होंने सरकार बनने के बाद किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ कर दिए थे। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जो खेतों में काम करते वक्त मृत्यु होने पर पत्नी अथवा आश्रित बच्चों को 5 लाख रुपए और विकलांग होने पर 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद किया करते थे। गन्ने का भाव 310 रुपए उस वक्त देश के अंदर सर्वाधिक होता था। दुधारू पशु के मरने पर 20,000 से 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी गई। फव्वारा सिंचाई के लिए किसानों का 85% अनुदान किया गया। मुआवजा राशि, बाढ़ एवं सूखे से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 10,000 रुपए प्रति एकड़, जो उस समय देश के अंदर सर्वाधिक थी, यह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर दी गई। आज अमित भाई, मैं एक बात और कर दूं, जल्दी से जल्दी। जो ये इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे नेता नजर नहीं आते, अरे भाई टीवी चैनल खोलकर देखना, अभी आप हवा में रहते हो, जमीन के ऊपर देखना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शायद ही प्रदेश का, शायद ही उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई बॉर्डर हो जिसके ऊपर हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ना गए हो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप मेरा नंबर नोट करो, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। हमने आपकी तरह ड्रामे नहीं किए, किसानों के साथ उनके समर्थन में खड़े रहे, और ये कांग्रेस पार्टी का सहयोग और समर्थन था कि ये सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अपने 2 ही नेताओं को नाम ले रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में नेताओं की भरमार है सर, लेकिन आप बार बार 2 ही नाम गिना रहे हैं कि वही सब कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। शैलजा नहीं गई, बाकी और कोई काम नहीं क्या? अरे शैलजा जी भी गई, मैं अमित भाई, आप तो मेरे कहने पे नाम ले रहे हैं ना उनका, आपने तो नाम शैलजा जी भी गई, आपने सिर्फ नाम, तमाम नेता, राकेश जी आपने सिर्फ नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का लिया, कुमारी शैलजा का नाम आपने मेरे कहने पे लिया है सर। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, इन दोनों के अलावा और कोई नेता नहीं है क्या आपकी पार्टी में? और अमित जी कोई एक नेता नहीं है, इनकी तरह एक नेता नहीं है, इनकी पार्टी में सिर्फ एक नेता है। हमारी पार्टी के चलिए मैं आता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ आपके पास और बहुत बड़े बड़े अर्जुन जी बोलिए, अर्जुन जी बोलिए, इनकी तरह कोई सुप्रीमो की पार्टी राकेश जी आऊंगा मैं, समय बचेगा तो आऊंगा। हाँ अर्जुन जी बोलिए। देखिए अमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो राज्यसभा का उम्मीदवार था वो निर्दलीय उम्मीदवार था, और इनका जो चुनाव हुआ उसको हराने का नहीं, लेकिन सपोर्ट तो था ना बीजेपी का, सपोर्ट तो था उनको बीजेपी का, वो यही तो कह रहे हैं। सपोर्ट निर्दलीय विधायक, देखिए अमित जी, निर्दलीय विधायक को वोट देने का काम किया है। वोट वो कोई उनको वोट दे वो अलग बात है। दूसरी बात, अभी राज्यसभा के चुनाव की बात कर रहे थे, इनका कैंडिडेट खुद कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है, और वो किसने हराया? जो बात आपने बताई कि शैलजा कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस अलग है, जिन्होंने राजस्थान से चुनाव लड़ने का काम किया। उनको पता था कि अगर हरियाणा से लड़ेंगे तो चुनाव हारेंगे। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, नहीं आप मुझे एक बात बताइए, जब पहली बार आंदोलन हुआ, जब किसानों ने, अर्जुन जी जब किसानों ने पहली बार आंदोलन किया, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, अब फिर से वही हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि समस्याएं तो 10 की 10 बनी हुई हैं। किसान तो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। अब क्या रणनीति है अभय चौटाला की या इनेलो पार्टी की? इंडियन नेशनल दल जिस तरह से पहले इस्तीफा देने का काम किया, सुन लीजिए, देखिए, जिस तरह से पहले किसानों ने कहा कि जो इस्तीफा देगा वो हमारा है, और हमने इस्तीफा देने का काम किया। आगे भी जिस तरह से किसानों का आदेश, पूरे देश के किसानों का आदेश होगा, अगर इस्तीफा की बात कहेंगे तो इस्तीफा देंगे। अर्जुन जी किसानों ने ये नहीं कहा था, जो भी किसान कहेंगे। अर्जुन जी आपकी याददाश्त कम है, किसानों ने ये नहीं कहा था, किसानों ने ये कहा था कि अगर हम हमारे साथ कोई भी राजनेता मंच साझा करना चाहता है तो उसको पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वो किसी अमित जी, ये मेरी ये बोला आप कह रहे हो ना मेरी कम है, मैं आपको बता दूं कि मेरी सोच कम नहीं है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है जी। कहीं ना कहीं मंच साझा कौन करता है? जो किसान का हितैषी होगा, जो किसान के साथ खड़ा होगा, जिसको अपने एमएलए पद की कोई लालसा नहीं होगी। उन्होंने एमएलए, ये लोग पीएम से इस्तीफा देकर दिखाए, पूरे देश में कोई एक चपरासी इस्तीफा देकर दिखाए। सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ खड़ा होने का काम अभय सिंह चौटाला जी ने किया था, और इस्तीफा देकर एमएलए पद त्यागने का काम किया था। कोई छोटी बात नहीं होती कि
विधायक पद से इस्तीफा देना कोई छोटी बात हो। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है और उनके साथ खड़े होने का काम किया था और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल किसान के साथ खड़ी है और किसान के साथ खड़ी रहेगी। अगर आगे भी आंदोलन होता है, देश में अगर कोई भी बात आएगी तो किसानों के साथ, किसानों से आगे खड़े होकर इस्तीफा तो छोड़ो, जो किसान कहेगा वो करने के लिए तैयार रहेंगे। और सम्मान निधि की बात करते हैं, 2000 रुपए में क्या होता है किसान का? आप बताइए। 2000 पहले तो कुछ नहीं मिल रहा था, कम से कम कुछ तो मिल रहा है सर। पहले कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ तो मिल रहा है। वो 2000 रुपए वो सुना ना अर्जुन जी ने वो सुना है ना आपने, वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो पहले तो कुछ नहीं दे रहे थे, अब तो कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। कहीं ना कहीं किसान को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। जहाँ पेस्टिसाइड पर इतने रेट बढ़ गए, यूरिया पर इतने रेट बढ़ गए, डीजल पर, किसान को वहां से रिलीफ मिलनी चाहिए, ना कि किसान को 2000 रुपए देकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। 2000 रुपए 6 महीने में क्या होता है? ठीक है अर्जुन जी, मैं आता हूँ आपके पास। 2000 रुपए ललित जी, अमित जी, अगर आप खुद सोचिए 2000 रुपए से अगर एक आदमी का गुजारा होता है 6 महीने में, तो हम मान लेते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। हाँ बोलिए। 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे सर, 2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। 20 सेकंड हाँ अपनी बात पूरी कीजिए। बोलिए आप, बोलिए। देखिए अमित जी, मैं सिर्फ शास्त्री जी से एक सवाल पूछ रहा था जिसमें वो भड़क रहे थे कि दादूपुर नलवी का निर्माण जो चौटाला साहब ने किया गया था, जिसके लिए तीन जिलों पर किसानों को फायदा होना था, वाटर लेवल रिचार्ज होना था, और उस नहर को बंद करने का काम इनसे पूछे क्यों किया गया? मैं बता देता हूँ क्यों किया गया कि किसानों का मुआवजा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच से जीते हुआ है किसान, वो मुआवजा किसानों का ना दिया जाए, इसलिए नहर को बंद करने का काम किया जा रहा है। ठीक है सर, आता हूँ मैं आपके पास। ये क्या होता है कि नहरें बनाने के लिए होती है, ना कि बंद करने के लिए होती है। ये पहली बार इतिहास में सुना गया कि सरकार द्वारा किसी नहर को बंद करने का काम किया गया। ठीक है ललित जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हालांकि ये जो महापंचायत है आपने एक दिन के लिए बुलाई थी, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनेगी तो एक बार फिर से हम पक्के मोर्चे लगाएंगे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टीपी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, या दिल्ली का कोई और ऐसा बॉर्डर जहाँ से लोगों को परेशानी, हमने देखा है सर कितनी परेशानी लोगों ने झेली है। वो 1 साल से ज़्यादा का समय वो दोबारा याद आता है तो वाकई में ऐसा लगता है कि फिर से ऐसे हालात पैदा ना हो। तो लोगों की समस्या का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी मांगें जायज़ हो सकती हैं, आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं, लेकिन दिल्ली के रास्तों को बंद कर देना वो ठीक है क्या, उचित रहेगा अगर ऐसे फिर से हालात पैदा जो दिखाई पड़ रहे हैं होते हैं तो? जी शर्मा जी, देखिए 1 घंटा की चर्चा के अंदर में आपने 1 घंटे के अंदर में जो मुद्दा था उससे हम दूसरी तरफ चले गए हम लोग। लेकिन धन्यवाद आपका, आपने मुझे लास्ट में एक मौका दे दिया। मेरा जो सवाल है जो भाजपा के प्रवक्ता हैं इनसे है कि क्या जो ये 2000 रुपए राशि किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, इसको ना देके हम किसानों को क्या संपूर्ण फसल की MSP पे खरीद की गारंटी इनकी सरकार देगी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो कब तक लागू कर देंगे ये बता दें जनता को। दूसरा, आपने जैसे पहले में क्वेश्चन पूछा था अग्निवीर योजना के लिए, क्या ये अग्निवीर योजना जो है जो युवाओं के लिए लेके आए हैं, ये अपने जो बिजनेसमैन साथी हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग सुधार सोल्जर जो है गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने के लिए लेके आए, या इससे वास्तविक किसानों के बच्चों को फायदा होगा? मेरे 2 क्वेश्चनों का ये जवाब दे दें। ठीक है, तो अगर आपकी बात पूरी होगी तो जवाब ले लेते हैं सर। जी बताइए। चलिए ठीक है, सतरथ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? और आवाज आ रही है, और ललित जी ने जो सवाल करे अगर वो सवाल आपने सुन तो जवाब दीजिए उसका। जी अग्निपथ देखिए, न तो बेरोजगारी दूर करने का साधन है, न इससे संख्या कम हो रही, न इससे संख्या कम को लागू वर्षों, अनेक देश इस योजना को लागू वर्षों से कर रहे हैं कि जो लोग हमारे पास आकर एक बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर समाज के उपयोगी व्यक्ति बनना चाहें तो उनके लिए एक अवसर है। उनको न केवल ट्रेनिंग दी जाएगी, बस ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ ऐसा पैसा भी दिया जाएगा जो बाकी समय बाकी जगह से नहीं ले सकता। तो सेना के साथ जोड़ने का इसका कोई लाभ नहीं। ये तो समाज के ऐसे युवकों को जो समाज के अंदर
ठीक भूमिका है, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है। ये पहले ऊपर के लिए थी, केवल ऐसे जो कमीशन ऑफिसर होते थे उनके लिए होती थी कि जो हायर क्वालिफाइड है वो 5 साल नौकरी करे, चाहे तो फिर करे या ना करे। ये ऑप्शन सामान्य व्यक्ति को, सामान्य जवान को क्यों नहीं मिलना चाहिए कि वो चाहे कि मैं 5 साल ही नौकरी नहीं, करना सरकार चाहूंगा, एमएसपी पर कानून तो की मुझे गारंटी 5 साल देगी का क्या? अवसर तो दिया वो ये भी जाए। पूछ रहे हैं, सरकार एमएसपी पर कानून की गारंटी देगी क्या? हाँ, तो मैं एक साथ, अमित जी, एक साथ दोनों चीजों के उत्तर संभव नहीं होते। शब्द तो दोनों एक बार ही लेना पड़ेगा। हाँ बोलिए ना सर, यदि आप मेरी इस बात से संतुष्ट हैं तो मैं अगली बात पर आता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम बचा है जी, और मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण मांग है किसानों की, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर आप ये तो लंबा चलेगा, चलता रहेगा, बातचीत करते रहेंगे। चलिए बोलिए। मैं एमएसपी के लिए इतना कहना चाहूंगा कि जिन सरकारों की, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर अच्छा करने का प्रयास करेंगे, समय ऐसा आएगा किसानों को उसका एमएसपी नहीं, एमएसपी से ज्यादा दामों के ऊपर अपनी फसलों को डालने का अवसर मिलेगा। अभी भी बहुत किसान एमएसपी से कई गुना ज्यादा अपनी फसलें लोगों को दे रहे हैं। हम किसान को केवल बंदा मजदूर बनाकर ट्रेडिशनल काम नहीं करना चाहते, उसके लिए अनेक सेक्टर खोले हैं कि वो एमएसपी की बात ही ना देखें, लोग आपके पास आए और उनके आधार के ऊपर लोग आपको एमएसपी से ज्यादा अपना पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। और पीछे सरसों पर और गेहूं पर इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हैं राकेश जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। सतव्रत जी जो कह रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन 20 सेकंड सर। राकेश जी ये बात तो सही कह रहे हैं, सरसों की खरीद हमने देखी है हरियाणा प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो एमएसपी तय की थी सरकार ने, उससे ज्यादा दामों पर सरसों को खरीदा गया है सर, हमने देखा है। गेहूं का भी यही हाल रहा कुछ दिन तक, और ये सच है। तो फिर आप एमएसपी पर ही किसान क्यों अड़े हुए? अमित भाई सिर्फ 20 से 30 सेकंड के अंदर, जल्दी से सर, जल्दी से, समय बहुत कम। मैं 20 से 30 सेकंड के अंदर बात को खत्म कर दूंगा। अमित भाई, किसानों की आमदनी दुगनी करने पर सरकारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में किसान परिवार की न्यूनतम आय 8,059 रुपए प्रति माह थी। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इसे वास्तविक रूप से दुगना किया जाना था। ऐसे में 2022 तक हर किसान परिवार की आय कम से कम 21,146 रुपए प्रति माह हो जानी चाहिए थी, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के अंदर किसान परिवार की अनुमानित वार्षिक आय सिर्फ 10,200 रुपए प्रति माह हुई है। इसके उलट पिछले कुछ सालों के दौरान खाद, कीटनाशक और डीजल कृषि इनपुट की लागत लगभग दुगनी हो गई है और किसान की आमदनी लगभग आधी हो चुकी है। अमित भाई, अब मेरी आखिरी लाइन आप सुनिए। आज की जो डिबेट और चर्चा का विषय था, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। होना ये चाहिए कि जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं या जो सरकार की एजेंसियां हैं जो आपके चैनल को देख रही हैं, वो समय रहते संज्ञान ले, इन किसानों की मांगों पर सहानुभूति से विचार करें और ऐसी कोई परिस्थिति इस देश के सामने, इन किसानों के सामने पैदा न होने पाए ताकि ये फिर आंदोलन की राह पकड़ ले। ये आंकड़ों, ये भाषणबाजी का ये उनकी मांगे मानने का जल्दी। अमित जी देखिए, आपने भी बार बार जिक्र किया कि आम जन लोगों को परेशान होना पड़ता है, जाम लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमी के कारण हो रहा है। सरकार गलत फैसले लेती है, उसकी वजह से, सरकार की वजह से हम लोगों को परेशानी का सामना करता है, किसानों की वजह से नहीं। दूसरी बात, मोदी जी काफी बहुत सालों से एक ही बात करते आ रहे हैं, 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। तो 2022 भी आ गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2022 में हर मकान को पक्का कर देंगे। मेरे पास समय नहीं बचा है, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से वही हालात पैदा हो रहे हैं जो हमने इससे पहले देखा, और 1 साल से ज्यादा वक्त तक ये आंदोलन चला, लेकिन किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वो हालात एक बार फिर से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को और किसानों को दोनों को बैठकर टेबल पर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए। किसानों को जो भी मांग है, सरकार हालांकि बार बार ये दावा कर रही है कि हम किसानों को लेकर, खेती को लेकर गंभीर हैं, उसको लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको दूर किया जाए, किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित वो नजर आते हैं और कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ भी उनके ऊपर है, और इसी वजह से आए दिन इस तरीके से विरोध प्रदर्शन के लिए ये तैयार हो जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।